ओके, हाँ। Today we'll be starting off with chapter number 19, the organism in the environment. थोड़ा सा मुश्किल है, ध्यान से सुनना, and then you can ask questions. Key terms in ecology. What do you understand by the term ecology? Can you tell me ecology का क्या मतलब है? मतलब कोई इको का कोई Eco क्या है? नेचर का, वो क्या तो कहते नेचर, हैं वो। एनवायरनमेंट, एनिमल्स, प्लांट्स, हम्म। ह्यूमंस, रिलेशनशिप्स, हम्म। सनलाइट। ठीक है, ये सारा कुछ क्या है? इनकी स्टडी इको। इकोलॉजी. So there are several key terms that we use when referring to the various different components of an ecosystem and the levels of organization. पहली बात, एक population क्या होती है? A population is defined as a group of organisms of the same species living in the same place at the same time. सारे परिंदे एक ही फॉरेस्ट में एक ही टाइम पे रह रहे हैं, वो हम कहेंगे ये एक बर्ड पॉपुलेशन है. लेकिन एक कम्युनिटी क्या होगी? उस कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट पॉपुलेशंस होंगी लिविंग इन द सेम एरिया, लेकिन बहुत सारी स्पीशीज की होंगी. जैसे मैं कहूँ कि मुस्लिम पॉपुलेशन है, ठीक है, और एक कम्युनिटी क्या होगी कि हाँ, मेरी इस बहरिया की कम्युनिटी में मुस्लिम्स भी हैं, हिंदूज भी हैं, ठीक है, दूसरे कल्चर के लोग भी हैं, डिफरेंट पॉपुलेशंस होंगी, सारी पॉपुलेशंस कंबाइन होंगी, उसके अंदर स्पीशी भी फर्क हो सकती है. और एक कम्युनिटी के अंदर ईच स्पीशी डिपेंड्स ऑन द अदर स्पीशीज एज वेल अकॉर्डिंग टू द फूड चेन. मतलब एक पॉपुलेशन मेरे सिर्फ प्राइमरी कंज्यूमर्स की है, एक पॉपुलेशन मेरे सिर्फ पौधों की है. ये दोनों डिफरेंट पॉपुलेशंस है, प्रोड्यूसर की और प्राइमरी कंज्यूमर की. दिस इज पॉपुलेशन वन एंड दिस इज पॉपुलेशन टू. अब क्या ये अलग अलग, अगर मैं इनको कंसिडर करूं, ये पॉपुलेशंस हैं, बट अगर ये दोनों एक ही जंगल में रह रहे हैं, पौधे भी और कम्युनिटी वो बनेगी। प्राइमरी कंज्यूमर्स, वो कम्युनिटी है. और एक कम्युनिटी में दे डिपेंड ऑन अदर स्पीशीज एज वेल फॉर फूड, शेल्टर, पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्शन. एंड इफ वन लेकिन स्पीशीज इज रिमूव्ड, प्लांट और इट कैन तो अफेक्ट दी प्राइमरी कंज्यूमर को होल कम्युनिटी. मतलब कि अगर मैं एक को भी हाँ, हाँ। रिमूव कर दूं, अगर मैं प्राइमरी कंज्यूमर को रिमूव कर दूंगा, प्रोड्यूसर ज्यादा हो जाएंगे. और अगर मैं प्रोड्यूसर को रिमूव कर दूंगा तो प्राइमरी कंज्यूमर कम हो जाए, क्योंकि उनका खाना चला जाएगा. दिस इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस. समझ आ गई? हम्म। लेकिन वो प्राइमरी कंज्यूमर और प्लांट्स का कोई प्लांट्स तो प्राइमरी कंज्यूमर का कोई ऐसे डिपेंड तो नहीं करता है, और क्यों करता नहीं है। करते? उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी तो फिर. हाँ, ओके, ओके, ओके। ओके, इस ओके, सही है। A habitat is a place where an organism lives. उसका घर, उसका habitat. Badgers, deer, oak trees, ants, all species would live in a woodland habitat. इन सब का, अब एक oak tree है, उसका भी woodland habitat है. Ants भी woodland habitat में रहते हैं. An ecosystem is defined as all of the biotic factors and the abiotic factors that interact within an area at one time. Biotic factors include all the living components such as plants and animals, and abiotic factor includes all the non-living components such as light intensity, mineral ions, and water availability. Ecosystems can vary greatly in size and scale. A small ecosystem might be a garden pond, and a large ecosystem might be whole of Antarctica as well. Ecosystem तो बहुत बड़ा होता है. अब here you can see, ये क्या है? एक species है, ठीक है. This is an individual of a species. अब एक ही स्पीशी, ज्यादा सी, एक ही जैसे, वो सारे क्या हैं? पॉपुलेशन बनेगी। पॉपुलेशन. अब पॉपुलेशन। डिफरेंट पॉपुलेशन, फिश भी, क्रैब्स भी, शार्क्स भी, ये डिफरेंट पॉपुलेशन हाँ, एक ही जगह पे कम्युनिटी है. कम्युनिटी। और अब इंटरडिपेंडेंट हो रहे हैं एक दूसरे पे. उनका हैबिटेट भी अब डालो, यहाँ पीछे आपको क्या हैबिटेट नजर आ रहे हैं? नहीं. अब वो सारे नहीं। रह कहाँ रहे हैं? इन अ कोरल रीफ. हम्म। ठीक है, ठीक है, पानी में रह रहे हैं. हैबिटेट जी। प्लस कम्युनिटीज प्लस पॉपुलेशंस इकोसिस्टम बनाएगा, जो कि डिपेंड कर रहे हैं आपके बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स. ठीक है, नॉन लिविंग एबायोटिक फैक्टर्स कौन से होंगे? सनलाइट, पानी, हवा, अच्छा, पत्थर। ह्यूमिडिटी, सैंड। टेम्परेचर, सैंड, ये एबायोटिक है. और बायोटिक जी। कौन है? प्लांट्स, ह्यूमंस, लिविंग एनिमल्स, लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स सारे। सारी. जी। पॉपुलेशन सारी बायोटिक, कम्युनिटी बायोटिक, एबायोटिक प्लस बायोटिक, एंड नॉन आपके पास एक बायोटिक। इकोसिस्टम के अंदर आएगा. सो नाउ वी हैव अ प्रैक्टिकल दैट हाउ कैन वी इन्वेस्टिगेट अ पॉपुलेशन साइज रैंडमली.
Ecology is a branch of biology that studies the distribution and abundance of species, the interaction between species and the interaction between species and their abiotic environment, कि उनका क्या interaction है sunlight, पानी, हवा, इन सारी चीजों के साथ. Ecologists are biologists that study these interactions by investigating ecosystem. And one piece of equipment जो आप use कर सकते हैं to investigate a population size is a quadrat. Quadrat क्या होता है? एक फ्रेम होता है वुड का. मैं अपने लॉन में हम्म, गिनना चाहता हूँ कि कितनी चूंटियां हैं. क्या मैं सारी गिन सकता हूँ? नहीं. नहीं। मैं क्या करूंगा, मैं अपने लॉन में जाऊंगा घर के, उधर रैंडमली मैं ये कॉर्डेट फेंक दूंगा. ठीक है, एक जगह पे, एक जगह फेंक दिया. अब वहां पे जाके मैं सारी चूंटियां गिनूंगा. लेट्स से उधर 4 चूंटियां आई हैं उस कॉर्डेट के अंदर. ठीक है. अब मैं उसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ उसी कॉर्डेट के डिफरेंट एरियाज के साथ. ठीक है, 4 into 1 2 3 4 5 6 7 8. 4 into 8, तो मेरे लॉन में कितनी चूंटियां हैं? 32. समझ आई? ओके। This is a quadrat. Quadrats are square frames of wood or wire. They can be varied with sizes. Different sizes के आते हैं, and they are placed on the ground, and the organism within them are recorded. A plant species are commonly studied using quadrants to estimate the abundance as well, कि कितनी मिकदार में है, कितने ज्यादा. This is what a quadrant looks like. Now, quadrats can be used to measure abundances by recording the number of an individual species and the total number of individual of a single species. जैसे कि बटरकप्स को रिकॉर्ड करेंगे, स्पीशी की रिचनेस भी पता लग सकती है कि मेरे एक क्वाड्रेट के अंदर लेट्स से 2 चूंटियां हैं और एक लेडी बग आया है, तो वहां से मुझे फर्क पता लगे कि हाँ, लेडी बग चूंटियों से तो कम ही है. ये आपको एक स्पीशी की हाँ, रिचनेस भी पता लग कोई सकती ना है. कुछ रेशियो पता लग जाता है। रेशो आपको एक रैंडम रेशो, अप्रोक्सीमेट रेशो पता लग जाता है. फिर परसेंटेज कवर, हाँ। उस स्पीशी ने हम्म। तकरीबन तकरीबन आपका लॉन का कितना एरिया घेरा हुआ है जो आपने रिकॉर्ड की है. फॉर लेकिन ये एग्जाम्पल बहुत ये छोटा ही होता है ये क्वाड्रेट, तो ये डिफरेंट एक्यूरेटली साइजेस के होते हैं. तकरीबन। डिफरेंट साइजेस के होते हैं, बहुत बड़े भी ओके होते हैं, ओके छोटे भी होते हैं. अब ये एक ओके, लेकिन ये 45 स्क्वायर्स का क्वाड्रेट तकरीबन है. एक्यूरेट। हाँ, ओके ओके। ठीक है. यहाँ पे शो हो रहा है हम्म कि वी हैव अ मॉस पॉपुलेशन एज वेल एंड अ ग्रास पॉपुलेशन एज वेल. अब आप क्या करोगे, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स कवर्ड बाय द ग्रास, जैसे कि 45 है, और उसको आप डिवाइड बाय 100 कर दोगे, या आप उसको मल्टीप्लाई बाय 100 का, तो परसेंटेज आ जाता है ना. 45 मीन्स 45% आपका जो हिस्सा है वो हाँ हाँ, ग्रास ने. जी जी। ठीक है. और फिर ये मॉस ने 42 स्क्वायर्स कवर किए, मतलब कि 42% एरिया आपके पास मॉस का है. जो रिमेनिंग होगा वो वेरिएबल स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज के हो सकते हैं विच आर अननोन. और कोई भी नहीं। इन्वेस्टिगेटिंग पॉपुलेशन साइज इन 2 डिफरेंट एरियाज अगर करने हैं. अब हमें 2 टेप मेजर्स चाहिए, कॉर्डिनेट, और एक रैंडम नंबर जनरेटर चाहिए. जैसे हम लूडो खेलते हैं, डाइस होता है उसमें. डाइस क्या है? एक रैंडम नंबर हाँ, जनरेटर. सही है। ठीक है. और हमें एक ओके। स्पीशीज की चाहिए. स्पीशीज की एक किताब होती है, एक मैनुअल है, दैट ऑल दीज बायोलॉजिस्ट हैव. उस मैनुअल के अंदर दुनिया की सारी स्पीशीज लिखी हुई हैं. उसको हम एक स्पीशीज की कहते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूज द 2 टेप मेजर्स टू ले आउट अ सर्वे एरिया. पहले लॉन का एक सर्वे एरिया ले लो, कि हाँ, ये टोटल मेरा लॉन का सर्वे एरिया क्या है, 9 मीटर स्क्वायर है. 5 into 4, 5 बाय 4 का एरिया है, ये मेरे पास है. हम्म। और क्वाड्रेट का क्या साइज आपने लिया हुआ यहाँ पे, 1 बाय 1 का. 1 बाय 1 का मेरा क्वाड्रेट है, और टोटल एरिया जो मेरा है वो तो 9 मीटर स्क्वायर आ रहा है. मेरा क्वाड्रेट जो है वो 1 मीटर स्क्वायर का है. 20 बनेगा स्क्वायर। फाइव क्या, इंटू फोर कैसे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या चीज, लेंथ इंटू इट। कहाँ है? 20। 5 into, ओ लेंथ हाँ, इंटू इट 20 करेंगे। मीटर स्क्वायर, सॉरी. 520, ठीक हाँ। है. 20 मीटर जी। स्क्वायर आपका एरिया, और कॉर्डर का क्या एरिया है, 1 मीटर स्क्वायर. अब वो हमने कॉर्डर हम्म रैंडमली यहाँ पे रखा था. तो उसने हमें क्या हम्म। बताया है, हमने बेसिकली रैंडमली रखना, हमने यहाँ पे एक रैंडम नंबर जनरेटर यूज किया. रैंडम नंबर जनरेटर मोबाइल पे प्ले स्टोर पे बहुत ऐप्स मिलेंगी, जिसको आप बटन क्लिक करो, वो आपको एक रैंडम नंबर गूगल देगा. पे भी वो रैंडम नंबर जनरेटर मिलेगा, ठीक है. वो सर्च कर ले। हाँ। अब लॉन में मैंने डिफरेंट एरियाज मार्क्स किए थे, 1 2 3 4 5 6. मुझे उसने कहा 6 पे डालो, मैंने 6 पे कॉर्डेट फेंक दिया. उसके अंदर हाँ, रिकॉर्ड हुए 3 डैंडलियंस. 3 डैंडलियंस हैव बीन रिकॉर्डेड इन दैट कॉर्डेट. अब वो, उसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ विद द टोटल एरिया. ये तो 1 मीटर स्क्वायर का था. अगर मैं इसको तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय कर दूँ 20। टोटल एरिया 20, तो मतलब पूरे लॉन हाँ। में तकरीबन 60 डैंडेलियंस आपके पास मिलेंगे. गॉट इट? 60 कैसे? टोटल सर्वे एरिया आपके पास 10 बाय 10, या 10 बाय 10 क्यों है? 60 क्यों मिलेंगे? 20 इंटू वन, 1 मीटर स्क्वायर था।
नहीं। नहीं, ये नंबर ऑफ डेंडेलियंस 3 है ना यहाँ ओ पे। हाँ, ओके ओके ओके, हाँ हाँ, ओके हाँ, 3 × 20 मैं सही है। एक सेकंड देख रहा हूँ कि यहाँ पे इधर 10 by 10 क्यों लिखा हुआ है। सर क्योंकि वो अच्छा, ये है एग्जैक्टली आपका ऐसे। सर्वे एरिया। ये उन्होंने वैसे एक और डायग्राम दी है जस्ट टू शो कि आपने कहाँ फेंकना है। ये आपका सर्वे एरिया है 10 by 10 का, ठीक है। 10 by 10 का, और आपका ओके। कॉर्डिनेट क्या था, 1 by 1 का। तो आपने क्या हम्म। किया है, 100 / 10 इंटू 21। अभी 21 क्या था, टोटल नंबर ऑफ डेंडेलियंस काउंटेड, लेट्स से वो 21 है। ये डिफरेंट है फ्रॉम द पिक्चर, तो इसको हाँ। बेशक ये थोड़ा फर्क है। तो ये आपको खैर आइडिया हो गया। इसको आप यूनिटी हम्म। मेथड से भी कर लो। अगर 10 के एरिया में 20 थे, तो 100 के एरिया में कितनी होंगी, पहले आप दो 1 सौ के बनेंगे। एरिया में निकालो, फिर वो यूनिटी मेथड, हाँ, या फिर आप 200। हाँ इस तरह करके 1:2 बनेगा। कर हम्म। सकते हो। Once the results हम्म। have been collected and the averages have been calculated, we can compare the abundance of the study species in each survey area. Species abundance is likely to be influenced by biotic factors such as competition, predator-prey relationships, or interactions. Abiotic factors क्या हो सकते हैं, जैसे मैं कहूँ कि यार ये पौधा इसलिए मर गया क्योंकि इसको सनलाइट नहीं सही पानी नहीं मिली। मिला। हम्म। बायोटिक फैक्टर क्या हो सकता है कि ये पौधा इसलिए मिला कि इसको किसी लिविंग थिंग ने खा लिया है, ये बायोटिक फैक्टर होगा। ए बायोटिक फैक्टर होगा कि इसको हम्म। धूप नहीं मिली, धूप ए बायोटिक फैक्टर है, धूप नाम लेकिन ये नहीं। टेस्ट ज्यादा करना पड़ेगा कि मतलब एक्यूरेट। ये तो बस वैसे ही डिस्कस वो। कर रहे हैं, कोई टेस्ट नहीं है। दिस इज जस्ट हम ओके एक गैस ओके। लगा रहे हैं कि स्पीशी की अबंडेंस किस पे डिपेंड करती है और कैसे बायोटिक फैक्टर पे हाँ, influence ओके करती ओके। है। लिविंग थिंग्स की बात सही है। करें, जैसे बायोटेक, कंपटीशन हो सकता है, हम्म। प्रीडेटर प्रे हम्म। होगा, या इंटरेक्शन या फूड चेन और फूड वेब के अंदर जो इंटरेक्शंस होते हैं उससे उसकी हो जाएगी। ए बायोटिक फैक्टर्स कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं, हम गैस लगाएं कि हमारी परसेंटेज अबंडेंस किस पे डिपेंड कर रही है, बायोटिक पे और ए बायोटिक पे। ए बायोटिक फैक्टर्स, अगर कोई हम्म। पौधा बहुत ज्यादा है, मैं ये कह सकता हूँ हम्म। ए बायोटिकली उसको धूप सबसे ज्यादा मिलती है। अगर कोई पौधा बहुत कम है, ए बायोटिकली उसको धूप बहुत कम मिलती है। अगर एक पौधा हाँ। बहुत ज्यादा है, बायोटिकली उसको कोई नहीं खाता। एक पौधा बहुत कम हम्म। है, उसको बायोटिकली सब खा रहे हैं। तो ये फैक्टर्स होते हैं, समझ आइए। सही है। लिमिटेशंस क्या है इस प्रोसेस में, इट कैन बी इजी टू मिस इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि हम एक एक तो काउंट नहीं कर रहे। तो दिस ऑलवेज गिव्स हम्म। अ कवर्ड, एक अप्रोक्सीमेट देगा। तो यू कैन ऑल्सो यूज अ पेंसिल, और अगर आप और भी हो सके कोई और पत्ता, खराब पत्ता आ रहा है, तो आप एक पेंसिल या स्टिक हम्म। लेके ना उसको हटा सकते हो, उस पत्ते को, या और कुछ हाथ नहीं लगाना वरना वो पॉइजनस या कुछ भी हो सकता है। एंड सोल्यूशन क्या है, एक दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आइडेंटिफाइंग स्पीशीज में भी ट्रिकी, फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यूज अ स्पीशीज की। स्पीशीज की। वो मिल जाता या है ऐसे लाइब्रेरी में नहीं, ऐसे बुक्स। लाइब्रेरी में नहीं मिलती, बहुत महंगी है। ओके ओके। कॉम्स इवेल्युएशन क्या होती है। कॉम्स इवेल्युएशन इज अ टेक्निक इन बायोलॉजी जो कि हम प्रैक्टिकल इन्वेस्टिगेशन को एक्सप्लेन करने में इस्तेमाल करते हैं। कॉम्स, कॉम्स का मतलब होता है चेंज, ऑर्गेनिज्म, रिपीट, मेजरमेंट 1, मेजरमेंट 2 एंड सेम। चेंज में हम क्या बताएंगे कि हम क्या बदल रहे हैं, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो मैं बदलूंगा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म, हम किस ऑर्गेनिज्म की बात करें, और वो ऑर्गेनिज्म जैसे एक ही स्पीशीज का हो, कंट्रोल हो। रिपीट का मतलब आप अपना एक्सपेरिमेंट रिपीट करोगे। मेजरमेंट का मतलब कि आप उस इंडिपेंडेंट से चेंज हुआ हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या मेजर कर रहे हो। और मेजरमेंट 2 कि कितने टाइम में मेजर कर रहे हो, कितनी देर में मेजर कर रहे हो। और एंड पे आपने अपने आंसर के बताने कि आप क्या चीजें सेम रखोगे। ये कॉम्स वैल्यूएशन आपने हर अपने पेपर नंबर 2 की प्रैक्टिकल इन्वेस्टिगेशन में आंसर डेवलप करने में यूज रखना है। सबसे पहले आप बताओगे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। लेट्स से मैं कहता हूँ मैं लाइट बदल रहा हूँ, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, हम्म। अबंडेंस ऑफ पॉपुलेशन की वो कितनी रहेगी। ऑर्गेनिज्म में कहूँ कि हम्म। अपने एक्सपेरिमेंटली में एक ही जैसे सारे पत्ते यूज करूंगा, एक ही जैसे सारे पौधे, ताकि कंपैरिजन हो सके, इवनली एक्यूरेट हाँ, रिलायबल एक्सपेरिमेंट, ये नहीं कि कोई एक इवन बहुत अच्छी आसान से भी। इंपोर्टेड हो। हम्म। तीसरी लाइन में एक सही रट्टी है। रटाई लिखूंगा जो एग्जामिनर हमेशा मांगता है। रिपीट योर रिजल्ट्स टू हैव एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट एन एवरेज, रिपीट योर एक्सपेरिमेंट अगेन। ये तो रट्टी रटाई लाइन आपने हर दफा अपने आंसर में लिखनी है। फिर हम्म। मेजरमेंट 1 में बताऊंगा कि मैं अपने वेरिएबल को, डिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे काउंट करूंगा, जैसे कोऑर्डिनेट यूज कर लोगे। हम्म। कितनी देर में काउंट करूंगा ये भी बताना है इन योर मेजरमेंट 2। और क्वेश्चन के एंड पे आपने बताना है आप क्या चीजें सेम रखोगे, व्हाट आर यू गोइंग टू कंट्रोल इन द इन्वेस्टिगेशन। अगर मैं लाइट हाँ। इंटेंसिटी का फैक्ट चेक कर रहा हूँ, तो मुझे चाहिए कि मैं हवा सेम रखूं, टेम्परेचर सेम रखूं,
पानी एक जितना दूं दोनों को, क्योंकि पानी का कॉपी फैक्ट तो करना है वो देखिएगा। उस, तो ठीक है, वो ही वेरिएबल चेंज होएगी, देखेंगे अगर मैं कैसे वो पानी का अफेक्ट फैक्ट करेगा। चेक कर रहा हूँ तब मैं लाइट सेम रखूंगा दोनों पौधे के लिए, टेम्परेचर भी सेम रख, हाँ लेकिन हाँ, ऑफ पानी कोर्स। डिफरेंट रखूंगा दोनों के लिए। सो ओनली वो डिपेंडेंट वेरिएबल ही मतलब चेंज करेंगे, वो सारे वो कांस्टेंट इंडिपेंडेंट, ही होंगे। इंडिपेंडेंट। हाँ जी, सॉरी, इंडिपेंडेंट, हाँ। ठीक है, डिपेंडेंट तो खुद ही चेंज होगा मेरी वजह से। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी। आई एम चेंजिंग आई वी, और डी वी हम्म, खुद होगा। ठीक है, खुद जी मेरे जी चेंज जी। की हुई वजह से खुद बदलेगा। We are डिवाइड, हाँ changing the बिल्कुल। study area, we collecting data, we will count the same species of organism, we will repeat the investigation for reliability. Measurement one क्या होगी? We will count the number of designated study species found across all coordinates. And measurement two इस क्वेश्चन में नहीं है कि कितना टाइम लगता है, यहाँ पे कोई टाइम का ताल्लुक नहीं है। What are we going to keep the ओके। same? Size of the coordinate, the day that the results were collected, एक ही दिन में, ये नहीं कि अगले दिन आ रहे हो, उस वक्त तो बदल जाएगा। ये टेस्ट कब यूज कर सकते हैं और किस हिसाब से यूज कर सकते हैं वो? You use this test to find the percentage abundance or the species richness in a specific population or community. Got it? सही। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? मतलब चेंज इन, लाइक नहीं, मुख्तलिफ डाइवर्सिटी, चीज़ें। डाइवर्सिटी मतलब होती है वो, when there's like lots of different stuff, I guess, डिफरेंसेस में को like पाकिस्तान में डाइवर्सिटी है, पख्तून हैं, हाँ बलोच हैं, पंजाबी हाँ, हैं, सिंध हैं, वो सिख हैं, लोग, ये बिल्कुल। डाइवर्स हाँ, है। ये तो डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होगा? मेनी डिफरेंट वो डिफरेंट लाइक स्पीशीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिजम्स इन्हें, हाँ। विद इन एन इकोसिस्टम। इट कंसिडर्स हाँ नॉट ओनली द स्पीशी रिचनेस बट द वेरिएशन एज वेल, कि फर्क कितनी है इतनी स्पीशीज। हाई बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है? वेरिएशन बहुत ज्यादा है। आपके पास 12 बिलियन की किस्में हैं, 20 हम्म आपके पास पौधों की किस्में हैं। एक लो हम्म, बायोडाइवर्सिटी एरिया, नॉर्दर्न एरियाज, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही किस्म के दरख्त हैं, दो ही किस्म जी। के जानवर मिलेंगे, होंगे बहुत ज्यादा। हम यहाँ पे अबंडेंस की बात नहीं करें, होंगे बहुत ज्यादा दरख्त, लेकिन किस्म एक होगी। लो बायोडाइवर्सिटी, हाई पॉपुलेशन। सिंध में आओगे, जी। हाई बायोडाइवर्सिटी, लो पॉपुलेशन, फर्क बड़े हैं, हर किस्म का दरख्त मिले लेकिन सारे बहुत कम कम है। So, high biodiversity would be found in an environment with lots of different species which show a lot of variation we are living in, all evenly distributed across the study area. Many human activities are reducing biodiversity in individual ecosystems on a global level. और वो कौन सी रीजंस हैं? हम रोज सुनते आ रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्शन, पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और ग्लोबल वार्मिंग। इन तीन वजहों से हम्म आपको भी पता है, हमको भी पता है कि बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है। हम्म जैसे कि पांडाज एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। ठीक है, कोई और हम्म। जानवर पौधे क्यों पोलर एक्सटिंक्ट बेयर, आहिस्ता थोड़े आहिस्ता? बहुत वो। पोलर बेयर्स, हम्म, पोलर बेयर्स क्यों एक्सटिंक्ट हो रही? जी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, जी। वो गर्मी हो आइस रही है, कम गर्मी होती बढ़ी रहती है, है, और वो आइस कैप्स सील्स, वो पिघल रही है। सील्स। हाँ, वो सील्स एग्जैक्टली, साउथ जा रहे हैं, वो सील सील्स सारे उसका साउथ मेन जा सोर्स रहे ऑफ हैं। खाना है, एग्जैक्टली, क्योंकि आपके वो ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं। सो डिफरेंट स्पीशीज ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड, लाइक वी सॉ इन द फूड चेन एंड फूड सेल, दे ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर शेल्टर। आपके एक बर्ड को अपना दरख्त चाहिए ट्रीज में। डिफोरेस्टेशन होती है थोड़ी देन बहुत। वी ऑल्सो नीडेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, जैसे ट्रीज हैं, ट्रीज सॉइल इरोजन हम्म रोकते हैं, जकड़ के रखते हैं। दे आर ऑल्सो इन हम्म, हैबिटेट फॉर अदर प्लांट स्पीशीज। एंड हाई बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम्स बाय reducing the dependence of one species on another for these three things. Population with high levels of diversity are also more likely to be resilient to sudden environmental impacts or disease. कंसिडर द फूड वेब बिलो एज वेल। हम देखते हैं, आपको ऑलरेडी आइडिया है कि इस फूड वेब के अंदर हमने उस चैप्टर में भी देखा था कौन कैसे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। दिस इज द सेम पिक्चर हाँ। दैट वी स्टडीड बिफोर एज वेल। सो अब बायोडाइवर्सिटी हम कैसे मेजर करेंगे? अगेन बाय यूजिंग क्वाड्रेट्स। अगेन वही सब कुछ चाहिए ओके। आपको। अब इसके अंदर हम स्पीशी के रिचनेस या abundance नहीं देखेंगे, पहले हम वही टोटल सर्वे एरिया निकालेंगे। फिर रैंडम नंबर जनरेटर हमें बताया कि किस कोऑर्डिनेट पे फेंकना है। ठीक है, फॉर कोऑर्डिनेट्स 4 5 का मतलब क्या होगा? ये 10 बाय 10 का एरिया है। तो अगर मुझे हम्म, रैंडम नंबर जनरेटर दे तो 4 5, मतलब कि 4 और यहाँ से 5, यहाँ पे मैंने अपना जी। कोऑर्डिनेट रखना है। काउंट द डिफरेंट स्पीशीज फाउंड विद इन द कोऑर्डिनेट, अब नंबर नहीं। अब मेरे कोऑर्डिनेट में लेट्स से मैं कहता हूँ डिफरेंट स्पीशीज, सही। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, एक पौधा, ठीक है, और 3 चूटियां। अब तो बनी है पॉपुलेशन तीन यहाँ पे स्पीशीज। अबंडेंस है 6 की,
लेकिन स्पीशीज हाँ, कितनी लेकिन है? 3 स्पीशीज, 2 तीन है। हमने बटरफ्लाई यहाँ क्या आपको। करना है, हमने बायोडाइवर्सिटी, वी आर ओनली गोइंग टू काउंट द स्पीशी, वन स्पीशी वन जी टाइम सिर्फ हमने गिननी है। एंड रिपीट दिस बिल्कुल। प्रोसेस अंटिल यू हैव कलेक्टेड डाटा फॉर 10 कोऑर्डिनेट्स एंड देन रिपीट दीस स्टेप्स फॉर अ सेकंड सर्वे एरिया एज वेल, और एंड पे आप एवरेज ले लेना। सो सेकेंड यूज सर्वे एरिया रैंडम। मतलब डिफरेंट क्वाड्रेट्स। हाँ, पहले यहाँ पे कर लो, फिर ओके। यहाँ पे फेंक के देख लेना, फिर एरिया ही बदल लो, बेशक किसी और के लॉन में चले जाओ। Use a random number हाँ ओके। generator to create a set of coordinates. Place your preferred coordinate 4 and y. ये count the number of your chosen plant species which are found within a coordinate, और फिर आप उसको एक टेबल के अंदर ये सारे रिकॉर्ड करते जाओ। रिपीट द स्टेप्स फॉर अ सेकंड सर्वे एरिया एंड द सर्वे एरिया विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज का मतलब होगा इधर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। इट वोंट डिपेंड ऑन द हम्म। पॉपुलेशन, इट वुड डिपेंड ऑन दी। अब एक जगह ये भी हो सकता है नहीं, कि सिर्फ चूंटियों वो चूंटियों चूंटियों, स्पीशीज। हाँ, हम्म। बहुत सारी पॉपुलेशन, लेकिन स्पीशीज दो हैं। एक जगह पे क्या पता इंडिविजुअल से आपको पूछ रहा 6 स्पीशीज मिले, 6 डिफरेंट है। स्पीशीज मिले, लेकिन वो पॉपुलेशन सिर्फ कम हो। एक का एक स्पीशीज, तो वो सो वी क्वांटिटी आर का नहीं लुकिंग एट पूछ द रहा, सिर्फ वो पॉपुलेशन है। बायोडाइवर्सिटी। The simplest हम्म। indicator of biodiversity in this investigation is simply to compare the number of different species found in each survey area. A higher level of biodiversity would be indicated by a larger number of different species found in that area. However, this measurement of biodiversity is a very simplistic, as it doesn't tell us about the population size in the survey area. As with species abundance, biodiversity भी उन्हीं factors से influence होगी जिससे species abundance होती थी, competition, हम्म। predator prey relationships और interaction। कोई एक स्पीशीज क्यों ज्यादा है और दूसरी किस्म की स्पीशीज क्यों कम है, वही फैक्टर सेम है। कि हाँ, हम्म। बटरफ्लाईज क्यों कम है, ताकि उनको बहुत ज्यादा लोग खा रहे वो होंगे। ठीक है। एक चीज फ्रॉग्स बहुत ज्यादा ज्यादा खाते क्यों हैं। है, क्योंकि उसका कोई प्रिडेटर एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको खाने वाला कोई है नहीं। तो हम्म। सेम रीजंस हैं स्पीशीज अबंडेंस के भी और बायोडाइवर्सिटी के, तरीका डिफरेंट है, रीजन सेम है। एबायोटिक भी सेम ही Biodiversity है। will also be influenced by the same abiotic हाँ, factors: light intensity, mineral availability, water, pH, temperature, and salinity. Limitations क्या है? सैलिनिटी क्या होता है? नमक, सॉइल में नमक जो होता है वो एग्रीकल्चर अफेक्ट कर देता है। ओह ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, सही है सही है। As with the previous investigation comparing abundance in two study areas, it can be also easy to miss individual organism। वही मसले हैं जो स्पीशीज abundance निकालने कि आप इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को मिस भी कर सकते हो गिनते वक्त। और अगर हम्म। कोई और ऐसी ऑर्गेनिज्म आ जाए जिनको आप मेजर करना नहीं चाह रहे, उनको आप रिमूव कर दोगे, पुराना पत्ता खराब पत्ता आ जाता है। और अगर स्पीशीज नहीं डिस्टिंग्विश की जा रही तो यूज अ स्पीशीज की अगेन टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर हम्म। स्पीशीज। लेकिन आप वो पिछले वो कह रहे थे वो, जैसे इफ यू काउंटिंग एंड्स, सो कुछ ऐसे कुछ छोटी छोटी मतलब इंसेक्ट्स कोई, तो लेट्स से ये 10 एंड्स है, लेकिन आपको पता नहीं है लाइक कौन से आपने आपने गिनते, यू डोंट नो व्हिच वन यू हैव काउंटेड ऑलरेडी, तो ये कैसे सॉल्व करते? यूज अ स्पीशीज बुक। लाइक ऊप, नहीं लेकिन वो आपने तो, you need to count them, no? Yes, you need to count For them, but you to, have to see that which but if ones they're you have like to going count. up and down and on top of each other, it's hard to count like properly, no? नहीं, Or कॉर्डेट क्या होता like, है ना, कॉर्डेट थोड़ा सा ना उनको फंसा देता है। मैं आपको बताऊं, कॉर्डेट दबा देता है उनको जमीन, दे कांट मूव बाय द वे। oh okay, वो मतलब वो ग्लास का वो कोई। वो एक नेट सा होता है वो, आप कभी रियल लाइफ में देखो, वो जरा सा दबा देता है। ठीक है ना, वो मूव हाँ नहीं ओके करने ओके, देगा, सो स्टक थोड़ा सा होता है। प्रेस करता है हाँ वो ओके थोड़ा ओके। सा, ये भी एक रीजन होता है। अभी वीडियो हाँ दिखाता हूँ, ओके ओके ओके। सबर इसके बाद वीडियो सही है। देखते हैं। अब इधर कॉम्स वैल्यूएशन क्या है, वी आर चेंजिंग द स्टडी एरिया विच वी वर कलेक्टिंग द डाटा, वी विल काउंट द प्लांट स्पीशीज ईच टाइम, वी विल रिपीट द इन्वेस्टिगेशन, वी विल काउंट द नंबर ऑफ डिफरेंट प्लांट स्पीशीज, साइज ऑफ द कॉर्डेट सेम रहेगा, सेम डे पे करेंगे और उसी दिन रिजल्ट्स भी लेंगे। एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। Abiotic, जैसे मैंने पहले बताया, means non-living. An abiotic factor is a non-living factor within an environment such as temperature, light intensity, and wind speed. अब इन सबको अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, light is needed by plants for photosynthesis, and more light leads to an increase in rate of photosynthesis and an increase in plant growth rate. Temperature also affects the rate of photosynthesis. Moisture would affect the water availability. Soil pH and mineral contact would also affect the nutrient concentration levels. Wind intensity भी affect करती है, किस तरह से कि आपकी transpiration ज्यादा होगी। What is जी transpiration? बिल्कुल, this seed spread out better, मतलब ये वो Transpiration क्या है? Loss of ट्रांसपायरेशन। water from leaves। जब लीव से पानी निकलता है, हाँ उसको भी विंड जी। अफेक्ट करती है।
फिर कार्बन डाइऑक्साइड हाँ लेवल्स आर कितना आल्सो वो। एबायोटिक फैक्टर्स। कार्बन डाइऑक्साइड भी तो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होती है, दिस इज आल्सो एन एबायोटिक फैक्टर। एंड ऑक्सीजन लेवल्स फॉर एक्वाटिक एनिमल्स, वो भी, ये सारे नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं। You should be able to हम्म extract and interpret information from charts, graphs, and tables relating to the effect of abiotic factors on organisms within the community. For example, plants of the same species were grown in tanks with different CO2 levels. Their height was measured after 3 weeks and an average was taken. What conclusion can you draw from this graph about the effect of CO2 concentration on plant growth rate? Explain your answer. अब वो कह रहे हैं कि हमने एक ही स्पेम स्पीशीज ग्रो की थी विद डिफरेंट CO2 कॉन्सेंट्रेशंस, और उन सब की हमने जी हाइट मेजर की 3-3 हफ्तों के बाद और एक एवरेज निकाल ली। अब ये आपको ग्राफ जी। दिया हुआ है। ये ग्राफ मुझे इजीली एक्सप्लेन कर सकते, जैसे जैसे मेरी CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही थी, मेरे ज्यादा प्लांट्स होती है की वो, हाइट हाइट भी भी इंक्रीज इंक्रीज होती हो है। रही थी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम्म रिलेशन है। सो इससे मैं बता सकता हूँ दैट यस, मोर द CO2 अवेलेबल, more would be the ग्रेडेड growth of हाइट्स। the same species as well. As the carbon dioxide हम्म concentration increases, average plant height also increases. For example, at 5% CO2, average plant height was 10 centimeter, but 30% CO2 पे वो 60 centimeter तक गई थी. So this shows that the higher the CO2 concentration, the greater the plant growth rate, because CO2 is used by plants for food. प्रोपोर्शनली। तो हम्म तो ये आपको इस तरह के ग्राफ्स और क्वेश्चंस भी दिए होंगे, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इन द सेम वे। पहले आप डाटा दिखाओगे, डाटा से कुछ रेफरेंस लेने होंगे, लोएस्ट और हाईएस्ट बता देना, और फिर बता देना कि हम्म ये इनवर्स रिलेशन है या डायरेक्ट रिलेशन है। गॉट इट? सही है। मतलब बायोटिक यही बताना, इनवर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यही हाँ, बताना है लेकिन थोड़ा सा ज्यादातर पे। डाटा भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना है ग्राफ से लेके हाँ हाँ प्रूफ ये देना। ठीक है, लेकिन ये कंक्लूजन है, ये डायरेक्ट यस, प्रोपोर्शन या इनवर्स। और एंड ओके पे एक सही है। लाइन डालनी है। अगर डायरेक्ट है तो क्या लिखोगे? मोर द CO2 मोर वुड बी, ये इनवर्स होगा, मोर द CO2 लेस वुड बी द ग्रोथ। ठीक है? ओके, तो द ग्रेटर अमाउंट ऑफ CO2 द ग्रेटर हाँ, द इसका हाइट, तो और ऐसे डायरेक्ट ही कोई। होगा। कोई और रीजन अगर आता है जैसे कि ह्यूमिडिटी और ट्रांसपायरेशन, अब वो इन्वर्स होगा। क्यों? ह्यूमिडिटी ज्यादा होने का मतलब है कि हवा में पानी है, नमी है ऑलरेडी, तो हाँ। ट्रांसपायरेशन कम होगी, उनका इन्वर्स रिलेशन हम्म। होगा। उसका ग्राफ कुछ आपके पास इस तरह का आएगा, डायरेक्ट का वो ग्राफ। कभी कभी दो इंडिपेंडेंट इसका वेरिएबल्स देते हैं या नहीं? नहीं, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। ठीक है? ओके ओके सही है। Biotic factor is a living factor in the environment such as competition, predation and disease. जैसे कि availability of food is a biotic factor. More food means organisms have a more survival and reproducing chance, और population increase करेगी। जैसे कि रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा फूड सप्लाई होती है और वहाँ पे इसलिए सबसे ज़्यादा स्पीशीज रहती हैं। और अगर डेजर्ट्स में जैसे बहुत कम फूड सप्लाई होती है तो बहुत कम स्पीशीज रहती हैं। तो हम्म अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन। रेन फॉरेस्ट लेकिन तो में आप कंपटीशन कहते हैं, तो आप मतलब वो कंपटीशन मतलब वो बड़े वो आगे प्लान्स आएगा, तो वो अलग चीज़ है। ज्यादा पानी भी लेंगे, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स भी लेंगे वो भी ऐसे। आएगा आगे, वो इससे मिक्स ना करें, वो हाँ। अलग चीज़ है। अभी कंपटीशन का जिक्र नहीं हुआ। रेन फॉरेस्ट की ओके। एग्जांपल है, ज्यादा फूड है वहां पे, ज्यादा पॉपुलेशन। डेजर्ट की एग्जांपल है, कम फूड है तो कम पॉपुलेशन है। फिर प्रीडेटर्स हम्म है। अब एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम में क्या हो कि प्रीडेटर्स कैच इनफ प्रे टू सर्वाइव बट नॉट सो मैनी दैट दे वाइप आउट द प्रे। एक बैलेंस क्रिएट करें, ये नहीं कि इतने ज्यादा प्रीडेटर्स हो ये और बहुत नेचुरल कम प्रे बैलेंस हो। होते हैं वो। हाँ, बैलेंस हाँ हो। ठीक है? ये जी। ना हो कि बहुत ज्यादा प्रीडेटर हो कि प्रे की पॉपुलेशन बिल्कुल ही खत्म हो जाए, और जब प्रे की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी खुद प्रीडेटर्स का भी अपना खाना ही कम हो जाएगा और वो भी मर जाएंगे। तो एक छोटा सा हम्म इम्बैलेंस कैन डिस्ट्रॉय पॉपुलेशन एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ी केस स्टडी है जो पास्ट ईयर्स में भी आ चुकी है। रेड फॉक्सेस वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर रिक्रिएशनल हंटिंग इन ऑस्ट्रेलिया इन 1800s, बट हैव सिंस कॉज द डिक्लाइन ऑफ मैनी नेटिव स्पीशीज। वहां की अपनी जो नेटिव स्पीशीज थी वो बहुत कम हो गई थी। सो दिस हैज ऑल्सो हम्म। रिड्यूस। अब जब उन्होंने सारा खाना अपना खत्म कर लिया, अपना ही खाना खत्म किया उन्होंने, तो जिनको खत्म किया अब खुद भी खत्म होने लगे, क्योंकि और खाना नहीं उनके पास। खाना नहीं है, उन्होंने सब कुछ खा लिया। देन पैथोजेंस। हम्म ठीक है, पैथोजेंस हो जाए, कोई बीमारी फैल जाए। अब होगा क्या कि जहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी वहां पे एक बीमारी आएगी तो कम लोग मरेंगे। लेकिन जहां पे एक ही जैसा पौधा है, एक बीमारी आएगी सब खत्म हो जाएंगे। पॉपुलेशन बेशक जितनी ज्यादा हो, लेकिन टाइप तो एक ही थी, एक ही पौधा था, तो बाकी भी उस जैसे पौधों हम्म को लग जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं हूं, अगर दो न्यूबॉर्न बेबीज को कोविड होता है, दोनों की डेथ हो हम्म सकती है। लेकिन एक न्यूबॉर्न बेबी जी और एक डिफरेंट एक यंग मैन को लगे कोविड, तो डिफरेंट दोनों का रिएक्शन होगा। पैथोजेंस बिल्कुल। कैन ऑल्सो वाइप आउट मेनी पॉपुलेशंस। ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन भी वाइप आउट की है। कोविड आया था, उसने ह्यूमन पॉपुलेशन कम की है। स्पेनिश फ्लू आया, प्लेग आया। फिर आता है कंपटीशन।
हाँ, If two कोविड तो इतना species तो किया compete नहीं for है the लेकिन same हाँ। resources, जो ज्यादा adopted होगा वो दूसरे को आउट compete कर सकता है. For example, North American gray squirrels were introduced to the UK and since then caused the decrease in the native red squirrels. Gray squirrels ज्यादा हो गए, उस एरिया में red squirrels कम हो गए. क्यों? ग्रे स्क्विरल्स ने आउट compete कर दिया था देम फॉर द फूड एंड नेस्ट साइट्स. और उनके अंदर एक और नया पैथोजेंस भी आया था जिनकी रेजिस्टेंस ग्रे के पास थी, रेड के पास नहीं थी उस वायरस की रेजिस्टेंस. गॉट इट? सही। अफेक्ट्स क्या होंगे बायोटिक फैक्टर्स के, उसको भी हम एक टेबल्स वगैरह से देख सकते हैं. जैसे स्टडी वाज रिकॉर्डेड द नंबर ऑफ रेड एंड ग्रे स्क्विरल्स इन अ पर्टिकुलर वुडलैंड हैबिटेट फॉर 20 years. Gray squirrels were introduced to the habitat in year 6 of the study. So what conclusion can you draw? अब यहाँ पे हमने क्या किया था, रेड स्क्विरल्स पहले बहुत ज्यादा थे, ठीक है. अब ये ऐसा डिक्लाइन कब होना शुरू, जो हमने यहाँ पे 6th ईयर में, पहले सही जा रहे थे, 6th ईयर में मैंने क्या किया, रेड स्क्विरल्स को उस पॉपुलेशन में डाला. अब वो ज्यादा होते जा रहे हैं और रेड स्क्विरल्स कम होते काम जा रहे होते हैं. जा रहे हैं। As the number of gray squirrels increase, the number of red squirrels decreases. This might have occurred because the two squirrel species are competing for one or more of the same resources. Gray squirrels are better adapted to the use of these resources and have outcompeted the red squirrels until eventually there are too few red squirrels left to breed successfully, and there are none left in the ये habitat. खाना के लिए होता है ये, वो शायद वो ये ग्रेस कलर शायद मोर एथलेटिक होते हैं, ज्यादा खाना उनको मिलेंगे, कोई ऐसा हो यस, सकता है, ये भी कोई रीजन हो सकता है. प्लस वहां सर्वाइवबिलिटी पे ज्यादा बेहतर उस है। जमाने में 1800s में एक बीमारी आ गई थी, एक वायरस, जिसकी हम्म। रेजिस्टेंस जो थी ग्रे के पास थी, रेड के पास वो रेजिस्टेंस नहीं थी उनके हाँ। अंदर. तो ये एक रीजन था. हाँ, ये तो जेनेटिक होती है। यस.